टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। टाटा का पार्थिव शरीर नारीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में रखा गया है, जहां लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाम को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को ICU में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि वे ठीक हैं, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। लेकिन कल रात ये दुखद खबर आई जब उन्होंने आखिरी सांस ली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके निधन के बाद। एक दुख का माहौल देश में हर वर्ग के लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। रतन टाटा जिस तरह की शख्सियत थे, वो हर किसी के अंदर बसे हुए थे। उनके निधन के बाद लोगों में दुख का माहौल, और ये आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया तो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और करीब 10:30 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को इस ग्राउंड में लाया गया और बड़ी संख्या में तभी से लोग आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, आम और ख़ास लोग आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भाव विह्वल मुद्रा में लोगों को आप वहाँ पर देख सकते हैं दर्शन करते हुए। उनके अंतिम दर्शन के लिए दिग्गजों ने भी श्रद्धांजलि दी और ये लगातार तांता भी लगा हुआ है दिग्गजों का। उद्धव ठाकरे वहाँ पर आए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिजनेस जगत से जुड़े लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, टाटा ग्रुप से जुड़े लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको अंतिम दर्शन करने के लिए, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और आज उनको याद किया जा रहा है। जब आज वो हमारे बीच नहीं हैं, उनके जीवन को याद किया जा रहा है, उनके उन बातों को याद किया जा रहा है जो वो कहते रहते थे और लोगों को प्रेरित करते रहते थे। उनके हर वाक्य से एक प्रेरणा मिलती थी और वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे। उद्योग जगत में एक उद्योगपति के तौर पर ही उनकी पहचान नहीं थी। भारत के विकास में टाटा ग्रुप की एक अपनी अलग पहचान है और इस यात्रा में रतन टाटा का भी बहुत बड़ा योगदान है उनके दौरान की। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हर आम और ख़ास लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। और देखिए उद्धव ठाकरे वहाँ पर पहुँचे, लोगों से मिल रहे हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है और केंद्र सरकार से अनुरोध किया है इस प्रस्ताव के ज़रिए भारत रत्न देने के लिए और कहा है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में 7 अक्टूबर को उन्हें भर्ती कराया गया था, ऐसी सूचना आई थी और लोग काफ़ी चिंतित हो गए थे। लेकिन ये कहा गया उनकी तरफ से कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस रूटीन चेकअप के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कल रात 11 बजे के आसपास उन्होंने आखिरी सांस ली और देश स्तब्ध रह गया। क्योंकि जिस तरह से रतन टाटा ने हॉस्पिटल जब वो पहुंचे थे 7 तारीख को, तो उन्होंने लोगों को एड्रेस किया था अपने ट्वीट के ज़रिए और कहा था कि वो स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। और अचानक जब ये खबर आई तो लोग स्तब्ध रह गए। और आज जब इस ग्राउंड में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है तो लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, आखिरी दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। रतन टाटा कहते थे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव ज़रूरी है। ECG में एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। रतन टाटा के इस कोट के मुताबिक आपको उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। असफलताओं का शोक मनाने की जगह उससे सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और इस तरह के हमेशा वो पॉजिटिव
बातें कहते थे और लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि निराशा के दौर में नहीं रहना चाहिए, निराशा के दौर से बाहर निकलिए और एक नई लकीर खींचिए और एक नई पहचान बनाइए। उनका ये भी कहना था कि वो सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करते, वो फैसले लेते हैं और फिर उन्हें सही साबित करते हैं। इस का मतलब देखिए कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप जो फैसला ले रहे हैं वो फैसला सही साबित हो। सही फैसला ले रहे हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप जो फैसले ले रहे हैं वो सही साबित हो ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। और अगर आप अपने लिए गए फैसले को लेकर कॉन्फिडेंट हैं तो आपको आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। और अपने इस सिद्धांत पर वो आगे बढ़ते रहे। और एक ऐसी शख्सियत रतन टाटा की रही है कि वो एक बड़े उद्योगपति के तौर पर वो सिर्फ अपने उद्योगों को फायदे के लिए ही नहीं देखते थे, वो आम लोगों के लिए भी सोचते थे, वो आम भारतीयों के लिए सोचते थे। और तभी तो उन्होंने नैनो कार, जिसे लखटकिया कार के तौर पर जाना गया, उसको शुरू किया। उन्होंने कई परेशानियां आई उसके प्लान को स्थापित करने में, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा था कि एक बार वो जा रहे थे तो एक स्कूटर पर एक परिवार जा रहा था, पति पत्नी और 2 बच्चे थे, और उन्होंने देखा तो उनको लगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर स्कूटर या 2 पहिया वाहन पर पूरा परिवार लेकर जा रहे हैं। उसके बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं एक छोटी गाड़ी बनाई जाए और वो छोटी गाड़ी उन लोगों के लिए कि जो लोग कार का सपना देख रहे हैं वो कार खरीद सकें। और लाख रुपए में उन्होंने इसका एक ढांचा तैयार किया, एक फ्रेम तैयार किया और उसके बाद उस पर काम शुरू किया। आर्किटेक्ट की पढ़ाई उन्होंने की थी और उस आर्किटेक्ट की पढ़ाई का ये फ़ायदा हुआ कि वो डूडल बनाते थे और फिर वो एक कंसेप्ट पर आए और फिर पश्चिम बंगाल के सिंगूर में उन्होंने प्लांट स्थापित करने के लिए वहाँ की सरकार से बात की। और उस समय की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने सिंगूर में प्लांट लगाने के लिए ज़मीन दी और इसके बारे में उन्होंने कहा भी था कि अगर ये प्लांट लगता है और यहाँ पर ये काम शुरू होगा, कार की प्रक्रिया शुरू होगी, तो फिर यहाँ मानिए प्रदेश में औद्योगिकरण की तस्वीर बदलने का दावा भी किया था। लेकिन ममता बनर्जी ने विरोध किया, आंदोलन किया और उसके बाद तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को कहा कि आप हमारे यहाँ आइए। और फिर सानंद में नैनो का प्रोजेक्ट लगाया गया और फिर लखटकिया कार सामने आई, बड़ी संख्या में लोग खरीदने लगे। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है हर नौजवान के लिए, हर भारतीय के लिए। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी रिस्क लेने की क्षमता, उनका एक अटल संकल्प, और जहां लोग डरते थे निवेश करने के लिए, वहीं रतन टाटा जी आगे बढ़ के निवेश करते थे। उनकी पूर्ण जिंदगी भारत का परचम, केवल टाटा समूह का परचम नहीं लेकिन भारत का परचम लहराने में लगा। चाहे टेटली का एक्विजिशन हो इंग्लैंड में, चाहे टाटा स्टील का एक्विजिशन हो कोरस का, चाहे जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन हो, चाहे भारत के अंदर आम आदमी के लिए सबसे सस्ती गाड़ी नैनो का उत्पादन का विषय हो, रतन टाटा जी के लिए सदैव उपभोक्ता प्रथम पंक्ति में था, मुनाफा अंत का लक्ष्य था। और यही एक अनुभव एक एक व्यक्ति का उनके साथ रहा है। केवल एक बड़े बिजनेस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति नहीं, लेकिन एक कोमल हृदय के, जानवरों के लिए उनका प्यार, मानवीय सोच और विचारधारा, अपने साथ कर्मचारियों के प्रति उनका समर्पण, ये सारे असूल, ये सारे सिद्धांत, ये सारे मूल्य अनुसरण करने के लिए हम सब के लिए वो प्रेरणा देते हुए गए हैं। मेरा स्वयं उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध रहा है। पहली बार 10 साल की उम्र में मेरे पूज्य पिताजी के साथ
मुंबई में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। और टाटा समूह और टाटा परिवार का रिश्ता सिंधिया परिवार के साथ पीढ़ियों पुराना है। सर जमशेद जी टाटा जब टाटा स्टील बना रहे थे, उस समय मेरे पूज्य पिताजी के दादा माधव महाराज प्रथम ने उन्हें योगदान, मदद और राशि के आधार पर दी थी। उसी के साथ साथ उनके पुत्र JRD टाटा, जब उन्होंने एयर इंडिया की शुरुआत की आज़ादी के पहले 1942 में, तब मेरे दादा जीवाजीराव महाराज ने उनके साथ मिलकर ग्वालियर को उस मानचित्र पर डाला। मेरे पूज्य पिताजी का भी उनके साथ एक निकटता का संबंध था और 40 साल का मेरा संबंध उनके साथ, जब मैं पहली बार हार्वर्ड से वापस आया था बैंकर के रूप में, उनके साथ कई बार मेरी मुलाकात हुई। तो श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और रतन टाटा के निधन के बाद अब लोग उन दिनों को याद कर रहे हैं जो उनके साथ गुजारे थे, या उनके साथ की जो दौर रहा है उसको याद कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।